सम्राट अशोक और चाणक्य की धरती की आज हम बात करेंगे, जो सबसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से धनी था उस धरती की, जहाँ से नील विद्रोह शुरू हुआ, जहाँ से चंपारण सत्याग्रह चला, जहाँ पे अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया था युद्ध में। आज हम उस धरती के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार के। वहाँ पे कैसे शुरू हुआ, कैसे अंग्रेज का शासन का स्थापना बिहार में हुआ, कैसे अंग्रेज की नज़र में बिहार आई और किस तरह से बिहार को उन्होंने लूटा, किस तरह से बर्बाद किया। हम इस पूरे इतिहास के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास की अगली कड़ी में, जिसमें हम फिर से बिहार के बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार में अंग्रेज कैसे आए, क्या हुआ, किस तरह से वहाँ पे आंदोलन की शुरुआत हुई। इन सारे विषयों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। शुरुआती दौर बंगाल से नजदीकी। ये 1700 का दशक था। उस समय बिहार और बंगाल दोनों ही गंगा नदी की वजह से बेहद समृद्ध क्षेत्र माने जाते थे। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि जीवन रेखा थी, खेतों को पानी देती, व्यापार को जोड़ती और लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन थी। यह इलाका उपजाऊ था, यहाँ धान, गन्ना और खासकर नील की खेती होती थी। यही वजह थी कि यूरोपियन व्यापारी यहाँ की ओर खींचे चले आए। पहले पहल पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ आए और सबका मकसद था व्यापार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यूरोपियन कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। कौन ज्यादा फायदा कमाएगा, कौन ज्यादा इलाके पर कब्जा करेगा। इसी दौर ने अंग्रेजों को धीरे धीरे राजनीतिक ताकत की ओर मोड़ दिया। फिर आया साल 1757, जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये साल था प्लासी की लड़ाई का। नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के शासक थे, अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी, गद्दारी और लालच के जरिए नवाब के ही कुछ दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। लड़ाई तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई, पर असली हार सिराज की नहीं, बल्कि भारतीय स्वराज की थी। सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यह जीत अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एक युद्ध ने अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बना दिया। अब वे सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्ता चला रहे थे। और जैसे ही बंगाल उनके कब्जे में आया, बिहार भी उनकी नज़र में आ गया, क्योंकि बिहार व्यापार और संसाधनों के लिहाज से बेहद अहम था। यही वो पल था जब अंग्रेजों की नज़र बिहार पर गड़ी और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अब आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर जिसने बिहार ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। 1764 की बक्सर की लड़ाई। ये लड़ाई बिहार के बक्सर के मैदानों में हुई थी। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ 3 बड़े भारतीय शासक एकजुट होकर खड़े थे। शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब, मीर कासिम, बंगाल के नवाब, जिनकी राजधानी मुंगेर में थी, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शुरुआत में ऐसा लगा कि अंग्रेज जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सामने 3 शक्तिशाली सेनाएं थीं। लेकिन हुआ वही जो भारत की कई लड़ाइयों में हुआ, भारतीयों की आपसी फूट और अंग्रेजों की चालाक रणनीति। लड़ाई में अंग्रेजों ने बेहतरीन संगठन और आधुनिक युद्धकला का इस्तेमाल किया। मीर कासिम और अन्य भारतीय नेताओं के बीच समन्वय की कमी रही। नतीजा, अंग्रेजों को बड़ी जीत मिली। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि सीधा प्रशासन और शासन करने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहीं से शुरू हुआ बिहार पर अंग्रेजों का असली कब्जा। किसानों की जिंदगी, राजस्व व्यवस्था और समाज, सब कुछ अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। और यहीं से आगे आने वाले 100 साल तक बिहार अंग्रेजों के शोषण का गवाह बना। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद बिहार पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण शुरू हो चुका था। लेकिन अंग्रेज सिर्फ राजनीतिक ताकत से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें चाहिए था पैसा। और पैसा आता था किसानों से वसूले गए राजस्व से। इसी उद्देश्य से 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी किसानों से सीधे नहीं ली, बल्कि जमींदारों को सौंप दी। जमींदारों से कहा गया, हर साल हमें तय राजस्व दो, चाहे बारिश हो या सूखा, तुम्हें पैसा देना ही होगा। उंगली से दाहिनी और इशारा, इसके बदले जमींदारों को किसानों से जितना चाहें उतना वसूलने की आज़ादी दे दी गई। नतीजा क्या हुआ?
जमींदार अंग्रेजों के वफादार बन गए। किसान दोहरी मार झेलने लगे, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ जमींदार। ज्यादा कर की मांग पूरी न करने पर किसानों की जमीन छीन ली जाती। लाखों किसान गरीबी और कर्ज के जाल में फंस गए। बिहार की धरती उपजाऊ थी। वहाँ पे हर तरह का फसल होता है, जैसे कि धान, चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, हर तरह के फसल होते हैं। वहाँ पे तीनों मौसम है और हर तरह के फसल वहाँ के किसान उपजाते थे, आज भी उपजाते हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी वहाँ की धरती पे। जो सबसे ज़्यादा उपज जो वो करवा सकते थे वो उन्होंने नील का करवाया, जो वहाँ के किसानों पर अत्याचार था। नील का उपज उन्होंने इसलिए करवाया क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा दाम यूरोपियन कंट्री में मिल रहा था। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने किसानों को मजबूर किया फसल, धान, चावल, गेहूँ ये नहीं उपजा कर नील उपजाने के लिए। नील की खेती का दबाव। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे खाने वाले अनाज की जगह नील की खेती करें। नील से नीला रंग बनता था, जिसकी यूरोप में भारी मांग थी। लेकिन किसानों को न तो सही दाम मिलता था और न ही खाने को अनाज। खेत की जमीन बर्बाद हो जाती और किसान भूखमरी का शिकार हो जाते। नील की खेती ने किसानों को कर्ज और गुलामी में धकेल दिया। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों, नीलहाटी, इंडिगो फैक्ट्रीज में किसानों को बेगार करनी पड़ती। फसल का दाम इतना कम दिया जाता कि किसान अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाते थे। जब जुल्म हद से बढ़ा तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने नील की खेती करने से साफ इनकार कर दिया। यह आंदोलन बंगाल और बिहार में फैला और इसे नील विद्रोह कहा गया। विद्रोह इतना व्यापक हुआ कि ब्रिटिश सरकार को एक नील आयोग, इंडिगो कमीशन, 1860 बनाना पड़ा। आयोग ने किसानों की स्थिति को सही बताया और नील की जबरन खेती को गलत ठहराया। ये दृश्य है उस ऐतिहासिक पल का जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और किसानों की दशा को समझने के लिए सीधे उनके बीच खड़े हुए। यही वो शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश शासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1859 का विद्रोह किसानों की एकता की पहली बड़ी मिसाल था। आगे चलकर 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के जरिए किसानों को नील की खेती से पूरी तरह मुक्ति दिलाई। यही आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बना। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पूरे देश की आज़ादी की पहली बड़ी गूंज थी। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ से लेकर झांसी तक ये ज्वाला फैली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार ने भी इस संग्राम में शानदार भूमिका निभाई थी और इस क्रांति के सबसे बड़े नायकों में से एक थे वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। वो एक जमींदार परिवार से थे। उम्र के 80वें पड़ाव पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी वीरता और जज्बा नौजवानों को भी मात दे रहा था। जब 1857 में मेरठ से विद्रोह की चिंगारी उठी और पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी, तब कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। उनकी सेना में किसानों, आम लोगों और देशभक्तों की भारी संख्या थी। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से विद्रोह की शुरुआत की और बिहार में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। कुंवर सिंह की रणनीति गजब की थी। वो अक्सर अंग्रेजों की सेना को धोखा देकर निकल जाते और फिर अचानक हमला कर देते। अंग्रेज भी हैरान थे कि इतनी उम्र में ये योद्धा उनसे इस तरह युद्ध कैसे कर पा रहा है। कहा जाता है कि जब उनका दायां हाथ गोली से घायल हुआ और काम करने लायक न रहा, तो उन्होंने खुद तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया, ताकि वो अंग्रेजों के किसी काम न आ सके। 1858 में लगातार लड़ाइयों के बाद आखिरकार 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह ने आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। आज भी उन्हें बिहार का शेर और भारत का महान स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। 1857 के संग्राम ने भारत को दिखा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने की ताकत हमारे भीतर है। और कुंवर सिंह जैसे नायक, जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी तलवार उठाई, हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी कभी भी आसान नहीं थी, बल्कि इसके लिए हर पीढ़ी ने बलिदान दिया। अंग्रेजों के आने से यहाँ की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह टूट गई। गांव-गांव में जो पाठशालाएं और मदरसे चलते थे, वे धीरे धीरे बंद होने लगे। उनकी जगह अंग्रेजों ने अपनी नई शिक्षा प्रणाली लागू की। इससे कुछ लोग तो पढ़ लिख कर नौकरियां पाने लगे, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण समाज शिक्षा से वंचित रह गया। परिणाम ये हुआ कि समाज में असमानता और बढ़ गई। शहर और गांव, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच की खाई चौड़ी हो गई। इसी दौर में नई अंग्रेजी पढ़ाई ने कुछ जागरूक नेताओं और बुद्धिजीवियों को भी जन्म दिया,
जिन्होंने आगे चलकर समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कुल मिलाकर परंपरागत शिक्षा का नाश और ग्रामीण समाज का पिछड़ना अंग्रेजी शासन की बड़ी देन थी। अब आते हैं आर्थिक असर पर। बिहार का किसान, जो पहले अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर था, अंग्रेजों की नीतियों के कारण गरीबी और भूखमरी का शिकार बन गया। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा ने किसानों की कमर तोड़ दी। ऊपर से मजबूरी में नील की खेती करनी पड़ती थी। नतीजा ये हुआ कि किसान न तो अपने खाने का अनाज उगा पाए, न ही कर्ज से मुक्त हो पाए। सिर्फ खेती ही नहीं, अंग्रेजों ने बिहार के छोटे उद्योग और कुटीर धंधों को भी बर्बाद कर दिया। जो लोग बुनाई, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन या अन्य घरेलू उद्योगों से जुड़े थे, उनकी आजीविका छिन गई, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय सामान की जगह ब्रिटिश मशीन से बने माल को बाजार में भर दिया। जब यहां रोजगार के साधन खत्म हो गए, तो लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा, पलायन। बिहार के लाखों लोग बंगाल की चाय बागानों में काम करने गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने बिहार और उत्तर भारत के गरीब किसानों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर समुद्र पार भेजना शुरू किया। मॉरीशस, फिजी, ट्रिनिदाद, सूरीनाम, इन देशों में आज भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, जिनके पूर्वज उस दौर में मजदूरी करने के लिए ले जाए गए थे। सोचिए, अपनी जमीन छोड़कर, अपने गांव छोड़कर हजारों मील दूर जाकर काम करना पड़ा। ये कितना बड़ा सामाजिक और मानसिक आघात रहा होगा। अंग्रेजी शासन ने बिहार को शिक्षा और समाज के मामले में पीछे धकेल दिया, किसानों को कर्ज और भूख से जूझने पर मजबूर किया और लाखों लोगों को मजदूरी करने के लिए विदेश भेज दिया। ये प्रभाव इतना गहरा था कि उसकी छाप आज भी बिहार की सामाजिक और आर्थिक संरचना में साफ दिखाई देती है। जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो बिहार का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज मिलता है। बिहार सिर्फ एक भौगोलिक प्रदेश नहीं था, बल्कि संघर्ष और बलिदान की भूमि थी। 1857 के विद्रोह में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार संगठित आवाज उठी, बिहार ने भी अपनी वीरता से इतिहास रच दिया। भोजपुर के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़े और साबित कर दिया कि आजादी के लिए जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। उनका नाम आज भी भारत के महान योद्धाओं में लिया जाता है। इसके बाद किसानों का संघर्ष भी बिहार में ही दिखा। नील की खेती के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया, जब अंग्रेज किसानों को मजबूर करते थे कि वे अनाज की बजाय नील की खेती करें। भूख से तड़पते हुए किसानों ने यह अन्याय सहने से इनकार कर दिया और विद्रोह की चिनगारी जलाई। और फिर 1917 का चंपारण सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी पहली बार भारत में किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आए, तो वह भी बिहार की ही धरती थी। चंपारण में किसानों को नील की खेती से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। यहीं से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। गांधी जी अक्सर कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और यह आत्मा बचाने का संघर्ष सबसे पहले बिहार ने किया। 1857 के शौर्य, किसानों की लड़ाई और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ सत्याग्रह, इन सबने मिलकर बिहार को स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। बिहार ने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि पूरे देश को ये संदेश भी दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। तो हमने बात किया बिहार के बारे में, अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में, वहाँ के शासक का अंग्रेजों से किस तरह से सामना हुआ इस बारे में, वहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत में किसानों पे कैसे अत्याचार हुआ, व्यापार कैसे बदल गया, एक व्यापारी कैसे शासक बन गया, इन सारे बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब आपका अगर कोई भी सुझाव हो इस संबंध में, आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उस बारे में अवश्य ध्यान रखेंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे आपके साथ। आप अगर चाहते हैं कि किसी और कड़ी के बारे में भी बात हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए और हम उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।